हाय ऑल। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी हमको फीचर है, तो हमको वो फीचर कैसे क्या होते हैं, अचीव होते हैं। तो स्प्रिंग बूट से हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, तो हमको ऑटो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर पॉम स्टार्टर है, एम्बेडेड सर्वर है, एक्चुएटर है, और जिसे हम लोग रैपिड एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं ये। और स्प्रिंग बूट से रिलेटेड जो भी हमारे पास में हम उसके रन मेथड कॉल करते हैं, तो जो जो भी हमारे पास में कॉल होता है यहाँ पर, तो ये हमारे रन मेथड के इनसाइड क्या होता है, ये कॉल होता है ये। तो और आईओसी कंटेनर जो है वो, उससे हमको रन मेथड के अंदर से हमको आईओसी कंटेनर क्या होते हैं, मिलते हैं यहाँ पर। अब हम फिर से स्प्रिंग एप्लीकेशन को है क्विकली अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमने हमारा जो है यहाँ पर ये फर्स्ट एप्लीकेशन जो स्प्रिंग का वो क्रिएट किया है यहाँ पर ये। और उसके फर्स्ट एप्लीकेशन में यहाँ पर एक स्प्रिंग बूट का जब एप्लीकेशन रन होता है, तो इंटरनली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये रन मेथड यहाँ पर ये कॉल होता है। और विथ इन रन मेथड हमारे पास में एक एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं यहाँ पर, तो वो यहाँ से क्या होते हैं, इस रन मेथड से क्या होते हैं, वो कॉल होते हैं। और काफ़ी सारा यहाँ पर क्या है कि बूटिंग का प्रोसेस होता है। बूटिंग का प्रोसेस होने का मतलब है कि एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन है, सब हमारे पास में क्या क्या हो, वो अवेलेबल रहे। तो काफ़ी सारी यहाँ पर चीज़ें हैं जो बूटिंग प्रोसेस से हमको क्या होती है, वो अवेलेबल होती है ये। तो ये रन मेथड के अंदर ये कॉल होता है ये। तो अभी हमने फर्स्ट स्टेप देखा है, और अब हम इसके और डीप में अंडरस्टैंड करते हैं कि ये किस तरीके से ये काम करती है ये। तो तो ये हमारा है स्प्रिंग बूट। ये हमारा क्या है, ये स्प्रिंग बूट, ये एक मॉड्यूल है स्प्रिंग बूट। तो ये हमारा जो मॉड्यूल है वो टॉप ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क है। जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है उसके टॉप पर क्या है, हमारा ये स्प्रिंग बूट जो है वो क्रिएटेड है यहाँ पर ये एक हमारा है स्प्रिंग फ्रेमवर्क। और फ्रेमवर्क का जो है वो हमारा क्या होता है कि टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। वो हमारी जो भी टेक्नोलॉजीज है, जावा रिलेटेड टेक्नोलॉजी, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक J2 AC और J2 EE, जहाँ पर हमारा जो भी JDBC सर्वलेट टेक्नोलॉजी है, इस तरीके की जो भी टेक्नोलॉजीज है, इसके टॉप पे हमारे पास में है ये मैं ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क। काफ़ी सारे फ्रेमवर्क है। तो पहले हमारे पास में स्ट्रट्स आया था, फिर स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज़ हुआ। तो अब हमारे पास में स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के टॉप पे हमारा है स्प्रिंग बूट का फ्रेमवर्क। तो ये और स्प्रिंग फ्रेमवर्क को और एडवांस किया, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है उसको हम लोग क्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो है ये एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर
क्रिएट होता है विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बूट।
या तो एप्लीकेशन हम विथाउट स्प्रिंग बूट भी स्प्रिंग फ्रेमवर्क की हेल्प से कर सकते हैं। और हम लोग टेक्नोलॉजी की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं ये। तो हमें पता है कि हम जैसे कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास में क्या होती है, कुछ लेयर्स होती है। एक हमारे पास में हमारी प्रेजेंटेशन लेयर, एक हमारे पास में हमारी ये सर्विस लेयर, एक हमारे पास में है हमारी ये डाउ लेयर, परसिस्टेंस लेयर। तो यहाँ पर ये हमारी एप्लीकेशन लेवल पे है हमारी ये प्रेजेंटेशन लेयर। एक है हमारी ये सर्विस लेयर, एक है हमारी हम ये परसिस्टेंस लेयर। हम डेटा एक्सेस लेयर, ताकि हमको कंफ्यूजन नहीं हो, डिफरेंट डिफरेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ पर ये नेम दे सकते हैं ये। तो ये हमारे पास में क्या होते हैं, लेयर्स आपस में क्या करती है, इंट्रीगेट करती है। लेयर्स आपस में क्या करती है, ये इंट्रीगेट करती है ये। तो तो ये हमारा क्या है होता है ये एप्लीकेशन जो है, हम इसको क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ अवर टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ अवर फ्रेमवर्क। सो विद द हेल्प ऑफ अवर स्प्रिंग बूट, तो हम इसको टेक्नोलॉजी की हेल्प से भी क्रिएट कर सकते हैं, इसको हम फ्रेमवर्क की हेल्प से भी हम क्रिएट कर सकते हैं एप्लीकेशन को। और इसको हम क्या करते हैं कि स्प्रिंग बूट की हेल्प से भी हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन जो है हम लोग क्रिएट करते हैं। तो यदि हमको कोई भी एप्लीकेशन जो है ये, यदि हम वो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, काफ़ी सारी कोडिंग करना पड़ती है यदि हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। सो टू मच कोडिंग, हमको क्या करना है कि काफ़ी सारी कोडिंग करना है। फिर जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है ये। फिर उसके अंदर हमको क्या लगाने पड़ते हैं, काफ़ी डिज़ाइन पैटर्न लगाने पड़ते हैं, वो काफ़ी कोडिंग करना पड़ती है। और सारे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमको मैनेज करना है। मैनेज कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मीन्स हम काफ़ी सारे क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर्स को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो हमको सबको क्या करना पड़ता है कि कॉन्फ़िगरेशन, उसके लिए हमको लगता है ये। तो हम यदि टेक्नोलॉजी का यूज़ करें तो काफ़ी सारी चीज़ें हमको क्या करना पड़ती है ये। अब हम यदि हम लोग फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं तो फ्रेमवर्क जो हमारा जो है वो क्या करता है, हमारे लिए बाइलर प्लेट कोड को हमारे लिए रिड्यूस करता है, रिड्यूस बाइलर प्लेट कोड। सो जो भी हमको टेक्नोलॉजी के लेवल पे काफ़ी सारा रिपीटेटिव कोड राइट करना पड़ रहा है, सो हमारे यहाँ पर क्या होते हैं कि वो यहाँ पर हमारा फ्रेमवर्क जो है वो हमको रिड्यूस करके देता है। लाइक हम लोग डेटाबेस का यूज़ कर रहे हैं, लाइक हम मेलिंग सर्वर का यूज़ कर रहे हैं, तो काफ़ी सारा हमको क्या करना पड़ता है, उसके लिए कोडिंग करना पड़ता है। तो कोडिंग का जो काम है वो हमारे लिए कम हो जाएगा ये। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, बाइलर प्लेट कोड का हुआ काफ़ी सारा रिड्यूस हो जाएगा। तो हमको क्या मिलती, प्री डिफाइंड प्री डिफाइंड क्लासेस, लाइक फॉर अवर जेडीबीसी टेम्पलेट। हमको डेटाबेस से कनेक्ट होना है, हमको जेडीबीसी टेम्पलेट मिलेगा। यदि हमको और भी यूज़ करना है, लाइक हाइबरनेट टेम्पलेट,
तो काफी सारे हमको क्या है कि जो भी हम लोग थर्ड पार्टी एपीआई जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, जस्ट उसका रेडीमेड कोड अवेलेबल है, उसका हमें क्या होता है, रेडीमेड कोड अवेलेबल होता है। बट हमको इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन को हमको प्रोवाइड करवाना पड़ता है। रेडीमेड कोड अवेलेबल है बट हमको उसको कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर तो काफ़ी सारा हमको क्या है कि रेडीमेडेड कोड जो है वो अवेलेबल रहता है। यदि हम क्या करते हैं कि फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं, जस्ट हमको जेडीबीसी का यूज़ करना है तो हमारे पास में जेडीबीसी का टेम्पलेट अवेलेबल है। हमको यदि अदर फ्रेमवर्क लाइक हाइबरनेट का यूज़ करना है इंटरनली, तो हमारे पास में क्या है कि उसका यहाँ पर टेम्पलेट अवेलेबल है, जस्ट हमको क्या करना है, उसको यूज़ करना है ये। फिर यदि हमको तो reduce the बाइलर प्लेट कोड, तो यहाँ पर हमें क्या होगा, काफ़ी सारा हमारे पास में बाइलर प्लेट कोड रहेगा जो कि यहाँ पर रिड्यूस होगा। और बाइलर प्लेट कोड कैसे रिड्यूस होगा, गिवन प्री डिफाइंड क्लासेस, तो हमको फ्रेमवर्क का से रिलेटेड कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस मिलेगी। लाइक यदि हमको डेटाबेस से कनेक्ट होना है तो जेडीबीसी टेम्पलेट। फिर यदि हमको हाइबरनेट से कनेक्ट होना है तो हाइबरनेट टेम्पलेट। फिर यदि हमको और डिफरेंट डिफरेंट हम बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर है, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर है या फ्रेमवर्क का हमको इंटीग्रेट करना, तो उससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर टेम्पलेट को यूज करते हैं ये। तो ये जो कोड है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, टेम्पलेट को यूज करते हैं ये फ्रेमवर्क के लेवल पे। तो हमारा जो कोड है, कोड के लेवल पे तो हमारा क्या होगा कि काफी सारा बाइलर प्लेट जो कोड है वो रिड्यूस हो जाएगा, बट हमको इसको इसके लिए हमको कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये जो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट से रिलेटेड जो भी हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन है वो हमको क्या करना पड़ता है, प्रोवाइड करना पड़ता है, आइदर इन द फॉर्म XML और इन द फॉर्म अवर जावा कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास में हम इस पर्टिकुलरली टेम्पलेट का भी यूज़ कर रहे हैं, कोड तो हमारा बाइलर प्लेट कोड कम हो गया और हमें काफ़ी सारी क्या प्रीडिफाइंड क्लासेस अवेलेबल है। तो उन क्लासेस के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर पर्टिकुलरली इस कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो प्रोवाइड करवाना पड़ेगा यहाँ से ही। यदि हम लोग फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं तो हमको ये भी कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना पड़ता है, प्रोवाइड करवाना पड़ता है ये। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या होता है कि एक तो हो गई है हमारी क्लास जिसको हम लोग बोलते हैं एज ए बिजनेस क्लास। तो हमारी क्लास जो होगी, हमारी हमारे जो बिजनेस की जो क्लासेस होगी जो हम लोग लेयर्स पर राइड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस क्लास। इसके अलावा भी हमारे पास में और क्लासेस यूज होगी, जैसे कि हम एडिशनल सॉफ्टवेयर लाइक डेटाबेस सर्वर, SMTP सर्वर, काफ़ी सारी क्या होती है कि हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं इंटरफेस एप्लीकेशन के लिए। तो उससे रिलेटेड हमको क्या करना पड़ता है कि टेम्पलेट क्लासेस लगती है।
तो उसको हमको एडिशनली कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करवाना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ आवर एक्सएमएल और जावा कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो हमको क्या है कि अ, हमारा जो कोडिंग है वो तो कम हो गया हमारे पास में, जो रिड्यूस हमारा कोड जो है वो बायलर प्लेट कोड जो है वो हमारा क्या है, कोड तो रिड्यूस हो गया है यहाँ पर कोडिंग के लेवल पे। काफी सारा हमारा क्या होता है, कोड रिड्यूस होता है। जैसे मैंने आईओसी कंटेनर में बताया मैंने कि स्प्रिंग का आईओसी कंटेनर हमारे लिए क्या करता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है, उसको उसको प्रोवाइड करता है, और डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमको प्रोवाइड करता है ये। तो आईओसी कंटेनर के पास में काफी सारे क्या है कि पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट है, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमारे क्रिएट किए हुए जो हमने क्लास क्रिएट की है, और बहुत सारे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है जो हम डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, डेटाबेस सर्वर। तो काफ़ी सारे हम क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं कि इंटरप्राइज एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए ये। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, बायलर प्लेट जो कोड है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, बट कॉन्फ़िगरेशन है वो हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि टू मच कॉन्फ़िगरेशन। टू मच कॉन्फ़िगरेशन, अब ये जो हमारा जो ये टू मच जो हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन है ये, तो यहाँ पर हमारा कोड रिड्यूस हो गया है, बट हमको क्या करना पड़ रहा है कि काफ़ी सारा जो है ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर करना पड़ रहा है ये। तो अब इसी काम को, इसी कॉन्फ़िगरेशन को स्प्रिंग की टीम ने आइडेंटिफाई किया, और स्प्रिंग की टीम ने आइडेंटिफाई करके इस कॉन्फ़िगरेशन को भी क्या करा और लेस किया। और एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए जो जो भी हमारे पास में लगता है उसको क्रिएट करने के लिए, लाइक ऑब्जेक्ट क्रिएशन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये तो हमारा कंटेनर देख ही लेता है ये। बट उसके बाद में क्या होता है कि काफ़ी सारे हम अलग अलग सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, तो उससे रिलेटेड हमको क्या डिपेंडेंसी लगती है। तो हमको स्प्रिंग बूट जो है वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की फैसिलिटी देता है, फॉर्म स्टार्टर की फैसिलिटी देता है। तो अब ये जो भी हमको एडिशनल सॉफ्टवेयर जो भी हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं हमारे एप्लीकेशन में, तो उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे कि जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो उससे रिलेटेड हमको क्या लगती है, जार फाइलें लगेगी। तो जार फाइलों को हमारा जो फॉर्म स्टार्टर जो है वो क्या कर लेगा, वो ऑटोमेटिकली वो मेंटेन कर लेगा। तो ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, और एक हमारा है क्या है ये फॉर्म स्टार्टर। तो हम क्या करते हैं कि जब भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, तो जो भी एडिशनल सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता, उससे रिलेटेड क्या करना पड़ता है कि हमारा जो हमको स्टार्टर को ऐड करना पड़ता है यहाँ पर। तो अभी हमने क्या देखा था कि यहाँ पर अभी जस्ट अभी हमने एक स्प्रिंग का एप्लीकेशन देखा है ये। तो हमारे पास में क्या होते हैं कि हमको डेटाबेस से कनेक्ट होना है, तो हमको डेटाबेस से रिलेटेड हमको स्टार्टर लगेगा। हमको यदि सिंपल एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो हमारे लिए क्या है ये वाला हमको स्टार्टर उसकी डिपेंडेंसी में ऐड कर देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यदि हमें सिंपल से एप्लीकेशन क्रिएट करना है, तो पहला तो हमारा क्या है कि स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन में हमारा ये पेरेंट वाला यहाँ पर जो है ये हमको डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ती है, जो कि क्या होती है कि एक किसी भी प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए जो भी हमारे पास में रिक्वायर्ड मिनिमम मिनिमम हमारे पास में थिंग्स है वो अवेलेबल होना चाहिए। तो हमको क्या करता है, ये पेरेंट जो है वो हमको प्रोवाइड कर देता है उससे रिलेटेड जो भी डिपेंडेंसी है। अब हमको जस्ट स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्रिएट करना है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्रिएट करना है। तो हमको कौन सा स्टार्टर यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, सिंपल सा जस्ट स्प्रिंग बूट
स्टार्टर। अब हम इस स्टार्टर को ऐड करते हैं, तो जो हमारा जो एप्लीकेशन जो होता है, ये सिंपल सा हमारा क्या है कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन जो है हमारा ये क्रिएट होगा। ये जस्ट स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, तो जो कि हमारा जो सिंगल मशीन पे वर्क करता है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, तो हम लोग स्प्रिंग बूट से स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। फिर यदि हमको वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अब वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हमें हमारे पास में होना चाहिए सर्वर। तो हम इसकी डिपेंडेंसी यहाँ पर ऐड करते हैं ये। तो इसकी डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा कि इसकी हेल्प से हम लोग वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर पाएंगे। वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर पाएंगे, और वेब एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें चाहिए होता है सर्वर। तो हमारे पास में क्या होगा कि यहाँ पर जो सर्वर है, एम्बेडेड सर्वर, वो भी हमको क्या होगा, अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पर ये। फिर यदि हमको डेटाबेस का यूज़ करना है, तो हम लोगों को जस्ट सिंपल जेडीबीसी का यूज़ करना है, तो हमको यहाँ पर करना है उससे रिलेटेड यहाँ पर ये स्टार्टर को जस्ट ऐड कर देना है यहाँ पर ये। तो हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो जाएगी हमारी ये। तो यहाँ पर वेब एप्लीकेशन यदि हम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हमको क्या करता है, ये एम्बेडेड सर्वर की फैसिलिटी देता है ये। एम्बेडेड सर्वर जिसको हम बोलते हैं टॉमकेट सर्वर, जेटी सर्वर, नेटी सर्वर, इसकी हमको यहाँ पर क्या करता है, ये इनबिल्ट फैसिलिटी देता है। और यदि हमको इसको यूज़ करना हो तो करो, नहीं करना हो तो हम लोग एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि एक ये इन मेमोरी डेटाबेस की हमको ये फैसिलिटी देता है, हमको एडिशनली डेटाबेस इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं एच टू डेटाबेस। तो जस्ट हमको क्या करना है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर क्या करना है कि ऐड करना है यहाँ पर ये। तो फॉर्म स्टार्टर में हमको जस्ट ऐड करना है। तो अब ये क्या करता है कि एक हमारे यदि हम लोग वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, तो एक वेब एप्लीकेशन के लिए काफ़ी सारे क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होते हैं हमको ये। तो यदि हम उसको एक नॉर्मल स्प्रिंग फ्रेमवर्क से हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, तो हमको क्या होगा कि काफ़ी सारा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। यदि हम लोग विथाउट स्प्रिंग बूट स्प्रिंग की हेल्प से करते हैं, तो कोड तो रिड्यूस हो रहा है हमारा, लेकिन हमको क्या करना पड़ता है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाना पड़ता है ये। तो स्प्रिंग एमवीसी एप्लीकेशन एग्जाम्पल, तो हमारे पास में यदि हम कोई सा भी स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यदि हम लोग एप्लीकेशन यदि देखते हैं, तो स्प्रिंग के एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए कुछ हमको क्या करना पड़ता है कि डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ती है। तो यदि हम लोग स्प्रिंग बूट का यूज़ नहीं कर रहे, हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे हैं, तो हमको इतनी डिपेंडेंसी लगेगी जस्ट स्प्रिंग फ्रेमवर्क के लिए। तो ये हमने यहाँ पर क्या कर रहा है कि स्प्रिंग बूट में जस्ट हमने एक डिपेंडेंसी डाली है यहाँ पर, स्प्रिंग स्टार्टर वेब। तो इसने क्या करा, इंटरनली सारी की सारी जो डिपेंडेंसी उसको ने ये डाउनलोड कर लिए यहाँ पर ये। लेकिन यदि स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं, तो हमारे सामने इतनी सारी हमको डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ती स्प्रिंग एमवीसी के लिए। हमको इतनी डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ती। फिर साथ में हमको और भी स्प्रिंग को बताने के लिए कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो हमको ये ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लगते हैं। तो ये सर्वर लेवल कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर हमको डिस्पैचर सर्वलेट जो है उसको ऐड करना पड़ता है वेब डॉट एक्सएमएल में। और हमको यहाँ पर जो ये इंटरनल रिजो रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर, ये सब हमको क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि उसको हमारे आईओसी के कंटेनर को। तो ये क्या करता है कि इंटरनली आईओसी का कंटेनर ये हमारे लिए क्या करता है कि एप्लीकेशन को ये क्रिएट करके देता है। ये हमको सब क्या करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है ये। तो ये हमको यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन को ये प्रोवाइड करवाना पड़ता है ये। तो मैं ये
विदाउट स्प्रिंग बूट भी मैं करके बताऊंगा ये कि पहले कितना हमारा लेवल का कॉन्फ़िगरेशन था। बट स्प्रिंग बूट में जस्ट हमको क्या करना है कि यहाँ पर जस्ट हमको उसका स्टार्टर ऐड करना है। तो हमको स्टार्टर ऐड करने से हमको क्या करना पड़ता है कि हमारा जो लॉजिक है, वो कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड जो लॉजिक है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। तो जो स्प्रिंग बूट जो हमारे पास में है, वो है ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क की। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में हमको क्या करना है कि जो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्सएमएल बेस्ड भी हम लोग करते हैं या हम लोग जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन भी करते हैं। तो एक्सएमएल और जावा बेस्ड वो कॉन्फ़िगरेशन है, वो काफ़ी लेवल तक हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो रिड्यूस हो जाता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क से। वो यहाँ से ये माइनस हो गया यहाँ पर ही। तो बहुत लेस कॉन्फ़िगरेशन हमको प्रोवाइड करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फीचर एंड फॉर्म स्टार्टर। बिकॉज ऑफ ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फीचर एंड फॉर्म स्टार्टर। अब ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फीचर काम कैसे करता है? ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन से हमारे क्या है कि जो भी एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए ऑटो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाता है। बट स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन को पता कैसे चलेगा? तो जो भी हम लोग डिपेंडेंसी यहाँ पर डालेंगे उसके थ्रू क्या करेगा, वो उसको पता चलेगा कि ये चीज़ें इसके अंदर क्या करना है, ये ऑटो कॉन्फ़िगर यहाँ पर ये करना है यहाँ पर ये। तो वो डिपेंडेंसी को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तब ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फीचर स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्प्रिंग बूट में वर्क कैसे करता है ये, तो हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि स्प्रिंग बूट में ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वर्क कैसे करता है। तो पहले देखते हैं कि ये स्प्रिंग बूट में हमारे पास में जो है ये रिड्यूस द। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा जो रिड्यूस हुआ है ये, तो बायलर लेट जो हमारा कोड है वो तो रिड्यूस हुआ ही हुआ है ये, एज वेल एज जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी क्या हुआ है, वो रिड्यूस हुआ है ये। कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हुआ हमारा, ये रिड्यूस हुआ है ये। तो अब स्प्रिंग के अंदर हमको क्या करना पड़ता है, वी नीड टू डू लेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। अब थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उनका आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर, कुछ ना कुछ तो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक कॉन्फ़िगरेशन करना है बट काफ़ी हमको क्या करना है, लेस कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो ये करता है कि बॉयलर प्लेट कोड भी रिड्यूस करता है और हमारे लिए क्या करता है, कॉन्फ़िगरेशन को भी रिड्यूस करता है। फिर एक ये क्या करता है कि हमको फैसिलिटी देता है किसकी, एम्बेडेड सर्वर की। तो हमको यहाँ पर एक एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए एडिशनल सर्वर भी इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या मिल जाएगा, वो चीज़ भी एम्बेडेड मिल जाएगी। फिर हमको ये इन मेमोरी डेटाबेस भी क्या करता है, ये देता है ये। तो मिनिमम मिनिमम हम लोग कोई भी बिजनेस लॉजिक को राइट करते हैं तो बिजनेस लॉजिक को राइट करने के लिए हमें डेटाबेस का या फिर हमको सर्वर का रिक्वायरमेंट लगता है ये। तो हमको यहाँ पर एम्बेडेड सर्वर और यहाँ पर ये इन मेमोरी डेटाबेस का फैसिलिटी मिलता है, जिससे कि जो हमारा एप्लीकेशन है वो क्या होता है, ये रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है यहाँ से ये। और यदि हमारा रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो रहा है तो इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, ये फेमस फॉर क्रिएटिंग माइक्रो सर्विसेज।
अब यहाँ पर यदि हमारा हम स्प्रिंग बूट का यदि हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो स्प्रिंग बूट का जो यहाँ पर हमको जो इसके फीचर मिल रहे हैं यहाँ पर, ये जिससे हमारा एप्लीकेशन जो क्या हो रहा है, काफ़ी क्विकली क्रिएट हो रहा है, रेपिडली एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसलिए ये क्या है, ये माइक्रो सर्विसेज में काफ़ी अच्छे से ये वर्क करता है। स्प्रिंग बूट का जो मेन फंक्शनैलिटी है, जो हमको फील होता है, स्प्रिंग बूट का जो मेन यूज़ है वो हमको माइक्रो सर्विसेज में फील होता है, क्योंकि माइक्रो सर्विस मतलब हमको काफ़ी सारे एप्लीकेशन क्रिएट करना पड़ता है, उसका हमको कम्युनिकेशन करना पड़ता है आपस में ये। तो लार्ज स्केल एप्लीकेशन को हम लोग यदि काफ़ी सारे एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो यदि क्विकली क्रिएट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग कोई भी नया एप्लीकेशन बहुत क्विकली डेवलप कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हमको सर्वर चाहिए होता है, डेटाबेस चाहिए होता है, और हमारा बिजनेस लॉजिक हमको राइट करना पड़ता है ये। तो यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्या होगा, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट होगा यहाँ से ये। तो ये हमारा बायलर प्लेट कोड तो रिड्यूस करता ही है, साथ में हमारा कॉन्फ़िगरेशन को भी क्या करेगा, ये कम करेगा। और ये जो फेमस है फॉर माइक्रो सर्विसेज, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इसकी हेल्प से होता है ये। तो माइक्रो सर्विसेज को अंडरस्टैंड करने के पहले हमें पहले एक स्प्रिंग बूट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि स्प्रिंग बूट इंटरनली कैसे काम करता है, कौन कौन सी स्प्रिंग बूट की फंक्शनैलिटी है ये। और उसके बाद में हम लोग माइक्रो सर्विसेज की एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, क्विकली क्रिएट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसको लाइव कर सकते हैं, और उसका हम डॉकराइजेशन कर सकते हैं। कुबरनेट के हेल्प से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं कि ऑर्केस्ट्रेशन कर सकते हैं। काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो हमको फैसिलिटी मिलती है इफ़ वी आर यूजिंग स्प्रिंग बूट। तो ये कोडिंग लेवल पे भी काम करता है, कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे भी काम करता है, और डिप्लॉयमेंट के लेवल पे भी काम करता है। इतना ये एडवांस जो है ये फ्रेमवर्क है स्प्रिंग बूट। तो यहाँ पर हमारे पास में ये स्प्रिंग बूट के जो है ये फीचर है मेन ये। तो स्प्रिंग बूट में हमको लेस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, एम्बेडेड सर्वर, इन मेमोरी डेटाबेस, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये सब हमको यहाँ पर ये मिलता है ये। अब हम स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, तो हमें क्या होती है, काफ़ी सारी फैसिलिटी मिलती है। अब देखते हैं क्या क्या फैसिलिटी हमारे पास में है ये। तो हमको ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर स्प्रिंग बूट से हमको अवेलेबल हो रहा है यहाँ पर ये। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि हमको स्प्रिंग बूट का जो भी एप्लीकेशन क्रिएट करना हो, जो जो भी हमको रिक्वायरमेंट है, तो हमको क्या करना, उससे रिलेटेड जो स्टार्टर्स है, जस्ट जस्ट इसको हमको क्या कर देना, ऐड कर देना है ये। तो ये क्या करता है कि ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड जार फाइल हमारे लिए क्या करता है, हमको डाउनलोड करता है, और उसका वो क्या करता है कि जो वर्जन है उसको भी वो क्या कर लेता है, वो इंटरनली रिजॉल्व कर लेता है ये। तो यदि हम लोग स्प्रिंग का एमवीसी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, लाइक हम सिंपल एप्लीकेशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम स्प्रिंग का हम लोग क्या कर रहे हैं कि एमवीसी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, और हम स्प्रिंग बूट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या हमारे पास में क्या रहेंगे, चैलेंजेस रहेंगे ये। तो हमारे पास में ये रहेगा कि हमको सबसे पहले जो इसका यहाँ से इतनी सारी जो डिपेंडेंसी जो है ये, तो ये हमको आइडेंटिफाई करना पड़ती है, और उन डिपेंडेंसी को हमको क्या करना पड़ता है, हमारे फॉर्म में ऐड करना पड़ती है ये। तो ये हमारे पास में क्या है, ये उससे रिलेटेड डिपेंडेंसी है। तो स्प्रिंग का जो हमारे पास में ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं, हम लोग स्प्रिंग बूट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये हमको इतनी सारी डिपेंडेंसी मैन्युअली क्या करना पड़ेगी, पहली बात आइडेंटिफाई करना पड़ेगी। फिर हम लोग स्प्रिंग का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं ये, वो भी हमको क्या करना पड़ता है कि चेक करना पड़ता है, हम स्प्रिंग का कौन सा यूज़ कर रहे हैं। करंटली स्प्रिंग का 6 वर्जन चल रहा है स्प्रिंग फ्रेमवर्क का ये।
तो यहाँ पर हमको एक तो क्या है कि प्रॉपरली सारे के सारे वर्जन जो है वो हमको चाहिए। फिर हमारा, जैसे मैंने पहले बोला है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है टॉप ऑफ द टेक्नोलॉजी है। तो इनबिल्ड इसके अंदर जेडीबीसी है, सर्वलेट है, ये सब J2SE J2W टेक्नोलॉजी है। तो हमको टेक्नोलॉजी रिलेटेड डिपेंडेंसी जो है उसका भी वर्जन देखना पड़ेगा ये, कि ये सर्वलेट का कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, जेएसपी का कौन सा वर्जन यूज हो रहा है यहाँ पर ये, वो जेएसटी का कौन सा वर्जन यूज हो रहा है ये। तो हमारे पास में क्या होंगे, काफी सारे जो होंगे वो कॉम्पेटिबिलिटी इशू होंगे यदि हम लोग प्रॉपरली वर्जनिंग नहीं करते हैं स्प्रिंग के, किस वर्जन से लेके हमारा किस वर्जन तक के यहाँ पर जो है वो यूज हो रहा है ये सब हमको क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली देखना पड़ता है ये। तो ये हमारी क्या हो गई, ये डिपेंडेंसी रिलेटेड थिंग्स हो गई है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट, अब हमको यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है आईओसी कंटेनर को हमको यहाँ पर ये बताना है। तो वो भी हमको क्या करना पड़ता है, प्रोवाइड करना पड़ता है ये। तो एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच यूज करे, एनोटेशन बेस्ड अप्रोच यूज करे, दोनों में करना पड़ेगा ये। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये इस तरीके से हमको ये आईओसी कंटेनर को बताना पड़ता है ये। तो आईओसी कंटेनर क्या है कि हमारे पास में पहले एक ये सर्वलेट है, डिस्पैचर सर्वलेट। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का जो है, स्प्रिंग का एमवीसी मॉड्यूल है, वो इस पर्टिकुलरली डिस्पैचर सर्वलेट को क्या करता है, वो यूज करता है ये रिक्वेस्ट लेने के लिए, रिस्पॉन्स देने के लिए। और इसके अंदर क्या करता है, उसका जो वेब कंटेनर जो है आईओसी कंटेनर, इसको इनिशियलाइज करता है डिस्पैचर सर्वलेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो हमारा नॉर्मल सर्वलेट है वो क्या एबल होता है सर्वर पर रिक्वेस्ट लेने के लिए और रिस्पॉन्स देने के लिए। तो इंटरनली क्या करता है कि डिस्पैचर सर्वलेट जो है ये इंटरनली इसके अंदर हमारे पास में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडल होगा। और इसके अंदर क्या होता है कि आईओसी कंटेनर भी क्रिएट होता है। अब ये इसका जो आईओसी कंटेनर होगा ये वेब रिलेटेड आईओसी कंटेनर होगा, ये सिंपल आईओसी कंटेनर नहीं होगा ये। तो ये हमको क्या करना पड़ेगा, ये कॉन्फ़िगरेशन को उसको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा वेब डॉट एक्सएमएल में। तो सर्वलेट के अंदर हमको वेब डॉट एक्सएमएल क्रिएट करना पड़ता है, जो कि टॉमकेट को टॉमकेट का जो कंटेनर है इस सर्वलेट को क्या करता है, वो इनिशियलाइज करता है। और वो रिक्वेस्ट को क्या करता है, ये हैंडल करता है ये। तो ये हमको क्या करना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा इसका ये। फिर ये हमारा आईओसी कंटेनर को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। तो आईओसी कंटेनर को भी हमको और कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा यहाँ से। तो ये हमको उसके लिए एक्सएमएल बेस्ड का अप्रोच हम यूज कर रहे हैं, तो हमको इतना सब कुछ यहाँ पर क्या करना है कि ये इस पर्टिकुलरली जो क्लास का जो इंफॉर्मेशन जो है ये हमको क्या करवाना है, प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। इसको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा ये आईओसी कंटेनर को। सो आईओसी कंटेनर जो है हमारा ये डिस्पैचर सर्वलेट से ये क्रिएट होगा ये। तो ये सब जो है ये हमको क्या है, ये मैन्युअली ये करना पड़ता है ये हमको यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि ये पूरा के पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन जो है ये इसको यहाँ पर हमको ये प्रोवाइड जो है करवाना पड़ता है ये। तो ये विथआउट स्प्रिंग बूट यदि एप्लीकेशन, तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन भी हमको राइट करना है हमारे बिजनेस लॉजिक के अलावा, ये भी हमको क्या करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा। और ये डिपेंडेंसी वो भी हमको पूरा वेरीफाई करना पड़ेगा कौन सा वर्जन हमको यूज़ करना है ये। और इसके ऊपर हमारा जो है वो बिजनेस लॉजिक जो है वो हमारा रिटर्न रहेगा, जो भी हम लोग हमारा परसिस्टेंस लेयर और बिजनेस लेयर और जो भी हमारा प्रेजेंटेशन लेयर हम लोग राइट करते हैं। बट ये कॉन्फ़िगरेशन डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन ये भी हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर यदि हम लोग स्प्रिंग के बूट की बात करें, स्प्रिंग बूट में हमको वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है स्प्रिंग बूट में। तो जस्ट हमको क्या करना पड़ेगा, स्प्रिंग बूट में यदि हमको करना है, जस्ट हमको उसका स्टार्टर ऐड करना है यहाँ पर। हमको उसका स्टार्टर जो है वो ऐड करना है। तो ये पेरेंट तो लगेगा ही लगेगा डिपेंडेंसी के लिए, ये तो कॉमन फॉर ऑल एप्लीकेशन है, ये पेरेंट तो हमको लगता ही है ये।
इसके अंदर एक एप्लीकेशन के लिए जो भी यूटिलिटी है वो हमको यहाँ पर राइट करना पड़ती है। और जस्ट हमको क्या करना है, उसका स्टार्टर ऐड करना है। जो भी उसका स्टार्टर है वो हमको उसको ऐड करना है। वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो वो वेब से रिलेटेड हमको स्टार्टर को जो है वो ऐड कर देना है ये। तो ये इंटरनली, ये बेस्ड ऑन अवर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन अवर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ये क्या करता है कि ऑटोमेटिकली ये डिपेंडेंसी को जो है वो रिजॉल्व कर लेता है ये। तो यहाँ पर बेस्ड ऑन अवर स्प्रिंग बूट वर्जन, स्प्रिंग बूट का जो वर्जन है, तो ये स्प्रिंग बूट का हमारे पास में क्या है यहाँ पर, ये वर्जन है स्प्रिंग बूट। तो करंटली स्प्रिंग का 3.x वर्जन अभी मार्केट में ही है। तो ये बेस्ड ऑन दैट, ये जो हमारा स्प्रिंग बूट का वर्जन है ये, तो ये सारी की सारी डिपेंडेंसी को ये यहाँ पर क्या कर लेगा, ये रिजॉल्व कर लेगा कि इसके लिए स्प्रिंग का कौन सा फ्रेमवर्क चाहिए, स्प्रिंग का कौन सा फ्रेमवर्क चाहिए। तो ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क वर्जन, इंटरनली स्प्रिंग फ्रेमवर्क वर्जन जो भी है यहाँ पर ये, तो लाइक स्प्रिंग का ये 3.x 6.x को इंटरनली यूज करता है। तो यहाँ पर जाके जार में देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, कॉन्टेक्स्ट जो है वो 6.1 का है, जो स्प्रिंग का कोर कॉन्टेक्स्ट जो हमको यहाँ पर डिपेंडेंसी दिख रही है ये। इसके अलावा जो भी ये हमारे एप्लीकेशन लेवल पे हमको यूज होगा, तो ये उसको भी अगर लेगा ऑटोमेटिकली ऐड कर लेगा। लाइक हमारे पास में ये जैक्सन की जार होती है फॉर क्रिएटिंग जेसन डेटा। जैक्सन का जो भी यहाँ पर ये वर्जन है, ये ऑटोमेटिकली अगर लेगा उसको ऐड कर लेगा यहाँ पर ये। फिर अब हमको वर्जन का हमको नहीं देखना है, सब वो इंटरनली वो मेंटेन कर लेता है वो। फिर जो भी हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट एपीआई यूज हो रहे हैं ये, लाइक यहाँ पर हमारे पास में ये जकार्ता से रिलेटेड यहाँ पर है। और ये हमारे पास में एक्सएमएल से रिलेटेड है। तो जो भी हमारे पास में ये डिपेंडेंसी जो है ये, वो इंटरनली क्या कर लेगा उसको, वो इंटरनली वो उसको वो ऐड कर लेता है यहाँ पर ये। तो हमको वर्जन का भी यहाँ पर हमको नहीं देखना है, वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, अप्रोप्रिएट जो भी वर्जन है उस पर्टिकुलरली बूट के रिलेटेड, उसके अंदर अंडरलाइन फ्रेमवर्क के रिलेटेड, वो सब ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो डाउनलोड कर लेता है ये। तो ये इंटरनली जो भी वर्जनिंग है ये इसकी, ये इंटरनली यहाँ पर ये ले लेगा यहाँ पर ये। नहीं तो हमको यहाँ पर एक्सप्लिसिटली सब प्रोवाइड करना पड़ती है। तो ये हमें क्या कर रहा है कि ये डिपेंडेंसी जो है ये इसको रिजोल्यूशन करके दे रहा है हमारे लिए ये। जो हमारा स्प्रिंग बूट है, स्प्रिंग बूट जो है वो हमारा ये डिपेंडेंसी को रिजोल्यूशन करके दे रहा है ये, उसके वर्जनिंग को। क्योंकि ये वर्जन को हैंडल करना भी एप्लीकेशन के लेवल पे काफ़ी क्या होता है, ये हेक्टिक रहता है ये वर्जन को हैंडल करना भी। तो ये हमारे पास में क्या है कि काफ़ी सारी जो चीज़ें है ये हमारा स्प्रिंग बूट क्या कर रहा है, उसको ये मैनेज कर रहा है। फिर अब बात आती है हमारे पास में ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की। तो डिपेंडेंसी का मैनेजमेंट किया स्प्रिंग बूट ने। अब ये जो इतना सारा कॉन्फ़िगरेशन ये हमको नहीं करना है, हमको ये करना है कि कॉन्फ़िगरेशन को हमको रिड्यूस कर देना है। बहुत मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन करना है, जो कि आईपी एड्रेस, यूजर आईडी, पासवर्ड रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो हमको प्रोवाइड करवाना है ये। तो स्प्रिंग बूट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास में स्प्रिंग बूट के अंदर एक जार होती है जिसका नाम है
स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पर मेटा एनएफ पे हम जाएं इसके, और मेटा एनएफ में जाके हमको स्प्रिंग के अंदर जाना है, और ये इंपोर्ट फोल्डर में जाना है यहाँ पर ये। तो ये हमको यहाँ पर देखोगे कि मोर देन 150 प्लस क्या है ये, ऑटो कॉन्फ़िगरेबल हमारे पास में क्लासेस है। मोर देन 150 प्लस क्लासेस विल बी अवेलेबल, अवेलेबल फॉर कॉन्फ़िगरेशन। अब मोर देन 150 क्लासेस अवेलेबल है हमारे पास में, तो कौन सी क्लासेस अवेलेबल है? तो यदि हम लोग MVC एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो हम कौन से कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे? हम ये इस डिस्पैचर सर्वलेट को क्या करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी अवेलेबल है ये डिस्पैचर सर्वलेट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारे पास में क्या है, ये ऑलरेडी अवेलेबल है ये। ये काफ़ी डीपली है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क कैसे इंटरनली वर्क करता है ये। तो हमको क्या करना है कि इस पर्टिकुलरली फाइल के अंदर सारा के सारा जो है यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ पर ये अवेलेबल है ये। तो इसके अंदर जाओगे तो हमारे पास में क्या है, कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है ये। तो ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर अवेलेबल है, तो क्या सारा के सारा कॉन्फ़िगरेशन लग जाएगा? तो ये डिपेंड करेगा हमारे जार फाइल पे, हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन कौन सा लगेगा, ये हमारे पास में क्या है ये, हमारे यहाँ पर ये जार फाइल पे ये डिपेंड करेगा ये। तो इतनी क्लासेस हमारे पास में अवेलेबल रहेगी, तो ये कॉन्फ़िगरेशन विल बी एप्लीकेबल, कॉन्फ़िगरेशन विल बी एप्लीकेबल बेस्ड ऑन कंडीशन। तो ये इतना सारा हमारे पास में जो ये कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है यहाँ पर ये, तो ये सब कुछ अवेलेबल नहीं हो जाएगा ये। अब यहाँ ये कॉन्फ़िगरेशन को देख के हमको ये तो समझ में आ जाएगा कि कितने तरीके की चीज़ें एक एप्लीकेशन में इंटीग्रेट होती है, उसके रिलेटेड यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल है। तो जो जो भी टेक्नोलॉजी है, अब ये रेबिट MQ हमारा जो मैसेजिंग सर्वर है उसकी टेक्नोलॉजी है ये, तो उससे रिलेटेड हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन करना है, हमको कैशिंग करना है। ये कैसेंड्रा भी एक तरीके का क्या है, हमारे पास में नो एसक्यूएल डेटाबेस है, तो यहाँ पर उसका कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है ये। तो यहाँ पर इतने टाइप के कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है, जो कि अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है, एडिशनल फ्रेमवर्क है, एडिशनल एक सॉफ्टवेयर है ये। तो उससे रिलेटेड हमको कॉन्फ़िगरेशन यूज करना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, तो वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन हमको चाहिए रहेंगे। तो यदि हम लोग स्प्रिंग बूट यूज नहीं करें, तो करना है फिर हमको ये स्प्रिंग का उसी कंटेनर को बताना है यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में जो रिटर्न किया हुआ है ये,
लेकिन यदि हम लोग स्प्रिंग बूट का यूज कर रहे हैं तो ये हमारे पास में जो चीजें हैं ये क्या है, ये ऑटो कॉन्फ़िगरेबल है ये। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेबल कैसे होती है वो? तो स्प्रिंग बूट इंटरनली क्या करता है कि इतनी सारी इसके पास में क्लासेस जो है ये अवेलेबल है यहाँ पर ये। तो ये क्लासेस जो है ये सभी अवेलेबल है स्प्रिंग बूट के पास में, ये ऑलरेडी अवेलेबल है इस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जार में अवेलेबल है ये। तो अवेलेबल है, तो आईओसी कंटेनर पे हमको उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा मतलब आईओसी कंटेनर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे, उस पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करके दे। फॉर एग्जांपल के लिए हमारा सेम रियल टाइम हम लोग यूज केस देखें, तो ये रहा हमारा प्रेजेंटेशन लेयर, ये रहा हमारा परसिस्टेंस, ये हमारा सर्विस लेयर, और ये हमारा परसिस्टेंस लेयर। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो कम्युनिकेट करेगा हमारे सर्विस लेयर से। वो सर्विस लेयर हमारी यहाँ पर कम्युनिकेट करेगी हमारी परसिस्टेंस लेयर से या डेटा एक्सिस लेयर। तो यहाँ पर सपोज यहाँ पर ये दो डेटाबेस को यूज कर रहा है, एक हमारा मायस्क्यूएल है, एक हमारे पास में ओरेकल है। और एक और डेटाबेस ले लो यहाँ पर, ये हमारा ये मोंगो डीबी है। अब हमारे पास में क्या है कि ये तीन डेटाबेस है। तो ये हमारे पास में एक जो है वो मायस्क्यूएल डेटाबेस है, स्ट्रक्चर डेटाबेस। ये हमारे पास में ये ओरेकल डेटाबेस है। और ये हमारे पास में है मोंगो डीबी। व्हाट इज दिस मोंगो डीबी? तो ये पर्टिकुलरली हमारे जो डेटाबेस है ये, तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, हमारे डेटा एक्सेस लेयर से क्या करेंगे, वो कम्युनिकेट करेंगे। डेटा एक्सेस लेयर से क्या करेंगे, वो कम्युनिकेट करेंगे हमारे जो पर्टिकुलरली डेटाबेस है। तो हमको क्या करना पड़ता है कि ये पर्टिकुलरली सारे के सारे डेटाबेस से रिलेटेड हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करवाना पड़ता है ये, जो हमारे लिए डेटाबेस से कनेक्टिविटी करके देगा। तो रियल टाइम एप्लीकेशन के लेवल पे हमको क्रिएट करने पड़ते हैं डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करते हैं कि डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो एक हमारे पास में क्या होगा, डेटा सोर्स का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट होगा ये हमारे पास में। एक डेटा सोर्स का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट होगा ये डेटा सोर्स। तो जेडीबीसी में हम डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते हैं हमारे डेटाबेस से कोडिंग के थ्रू। बट एक्चुअली में रियल टाइम एप्लीकेशन में हम लोग कोडिंग के थ्रू नहीं करते, हम लोग कनेक्शन पूलिंग का यूज़ करते हैं। तो कनेक्शन पूलिंग करने का मतलब ये होता है कि हमारे डेटाबेस से कनेक्शन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ऑब्जेक्ट की होती है। वो ऑब्जेक्ट सर्वर भी क्रिएट कर सकता है या हम उसको एडिशनली भी क्रिएट करवा सकते हैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से। तो अभी हम लोग थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यदि यूज़ करते हैं तो ये क्या करेगा कि हमारा ये डेटाबेस से क्या कर करेगा, हमको ये कनेक्शन प्रोवाइड करके देगा ये। तो ये ओरेकल से भी कर सकता है, ये मोंगोडीबी से भी कर सकता है। बट ये जो डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट है ये हमको रन टाइम पे डिसाइड करना है ये कि कौन सा हमको डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये एक समय में हमारे लिए बेस्ड ऑन अवर कंडीशन, हम मोंगोडीबी से करना चाहे या हम लोग मायस्क्यूएल से करना चाहे, ये रन टाइम पे हम क्या करेंगे, उसको ये क्रिएट करते हैं ये डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट को ये। तो ये बेस्ड ऑन देट ये क्या होता है, डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट जो है वो अवेलेबल होता है हमारे इस परसिस्टेंस लॉजिक के लिए ये यहाँ पर ये। तो डेटा सोर्स का जो हमारे पास में ये जो ऑब्जेक्ट है डेटा सोर्स का ये, तो
ये इसको हमको क्या करवाना पड़ेगा, इसका यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल रहेगा जो हमारा डेटाबेस से हमको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करके देता है ये। अब ये कॉन्फ़िगरेशन को हमको रन टाइम पे पास करवाना पड़ते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन को ये हमको डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट माई से क्रिएट माई वाला चाहिए या मोंगो डीबी वाला चाहिए ये हमको रन टाइम पे क्रिएट करना पड़ेगा। ये हमारा जो यहाँ पर जो लॉजिक होता है वो डिसीजन मेकिंग होता है कि हमको कौन सा डेटाबेस पे कनेक्ट करना है। यदि हमको मल्टीपल पे करना है तो मल्टीपल पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मल्टीपल पे यदि हमको क्रिएट करने के लिए फिर मल्टीपल डेटा सोर्स लगेंगे। एक के लिए हमारा पास में अलग डेटा सोर्स रहेगा, दूसरे के लिए हमारे पास में क्या रहेगा, कुछ डिफरेंट डेटा सोर्स रहेगा, तीसरे के लिए हमारे पास में डिफरेंट डेटा सोर्स रहेगा। क्योंकि एक डेटा सोर्स जो है वो हमारा क्या होगा कि ये पर्टिकुलरली डेटाबेस से क्या कर सकता है, वो कनेक्ट हो सकता है। हम हमारे एप्लीकेशन में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट भी हम लोग डेटा सोर्स को क्रिएट करवा सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे एप्लीकेशन पे ही। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है यहाँ पर ये लेयर से ये तो रन टाइम पे क्या करते हैं हम लोग, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को प्रोवाइड करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है मुझे माई एसक्यूएल का रिक्वायरमेंट है, या मुझे ओरेकल का है, या मुझे क्या है मोंगो डीबी का है। तो बेस्ड ऑन मेरा डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट रन टाइम पे क्रिएट होगा और वो वाले पर्टिकुलरली डेटाबेस को क्या करेगा, वो कनेक्ट करेगा यहाँ पर ये। तो उससे रिलेटेड हमको क्या करना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करवाना पड़ता है यहाँ पर ये। तो यदि मुझे डेटाबेस रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन यदि मुझे करना है ये, तो मुझे विथाउट स्प्रिंग फ्रेमवर्क, सॉरी विथाउट स्प्रिंग बूट, मुझे डेटाबेस रिलेटेड क्या करना पड़ेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेंगे। लाइक स्प्रिंग जेडीबीसी एप्लीकेशन एग्जाम्पल। तो मुझे क्या करना पड़ेंगे, काफ़ी सारे जो है ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर करने पड़ेंगे। ये पहले तो मुझे उससे रिलेटेड यहाँ पर डिपेंडेंसी ऐड करना है यहाँ पर ये। तो मैं कौन सा वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ मैं, मुझे उसका जेडीबीसी का डिपेंडेंसी और भी डिपेंडेंसी मुझे माइट भी यूज़ करना पड़ेगी उससे रिलेटेड। फिर मुझे और कॉन्फ़िगरेशन को जो है मुझे प्रोवाइड करवाना है, सो दैट मैं कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकूँ डेटाबेस से। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए रहेगा, डेटा सोर्स। तो कौन सा डेटा सोर्स मुझे क्रिएट करना है, तो ये डेटा सोर्स की मुझे यहाँ पर एंट्री करना पड़ेगी, और किस लोकेशन पे मेरा डेटा सोर्स कौन सा ड्राइवर है वो हमको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करवाना पड़ता है। ये तो हमारे पास में ये एडिशनली हमको कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर ये प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो अब इसका एप्लीकेशन क्रिएट करोगे विथआउट स्प्रिंग बूट, तो ये एमवीसी के लिए इतना कॉन्फ़िगरेशन करो, एमवीसी के लिए इतना कॉन्फ़िगरेशन करना है, फिर डेटाबेस के लिए और एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो हम क्या करते हैं, स्प्रिंग बूट का यूज करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी एप्लीकेशन बेस्ड ऑन कंडीशन। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि काफी सारे कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड सारी क्लासेस हमारे पास में अवेलेबल है। बट सारी की सारी इनिशियलाइज नहीं हो जाएगी, ये कंडीशन बेस्ड इनिशियलाइज होती है ये। तो कंडीशन बेस्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के लिए स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन में हमारे पास में कुछ क्या होते हैं यहाँ पर, मैकेनिज्म होते हैं ये। तो एक होता है हमारे पास में बेस्ड ऑन कंडीशन, तो बेस्ड ऑन कंडीशन। तो एक हमारे पास में होता है प्रोफाइल, एक होता है हमारे पास में बेस्ड ऑन प्रोफाइल। तो बेस्ड ऑन प्रोफाइल क्या होंगे, हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे ये। तो एक बेस्ड ऑन प्रोफाइल होता है। फिर बेस्ड ऑन, तो जो प्रोफाइल है वो वर्क करता है हमारे एक तरीके से एनवायरनमेंट के लेवल पे, एनवायरनमेंट के लेवल पे। कीप योर माइंड, लाइक हमारा ये डेव एनवायरनमेंट है, ये हमारा क्यू एनवायरनमेंट है, ये हमारा यूएटी एनवायरनमेंट है, या प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, ये हमारा कौन सा एनवायरनमेंट है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है। एक हमारा होता है ये कंडीशनल एनोटेशन। तो ये बेसिकली ये जो कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारा ये
जो इतनी बड़ी लिस्ट दिख रही है यहाँ पर, ये सब रन टाइम पे डिसाइड होती है ये। तो ये रन टाइम पे डिसाइड होती है कि कौन से वाले हमको को ये जो कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड जो हमारे पास में क्लासेस जो यहाँ पर अवेलेबल है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन को हमको अवेलेबल करवाना है। अवेलेबल होने का मतलब ये है कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के, और साथ में वो उस पर हमारा रिस्पेक्टेड क्लास में लाइक डाउ क्लास या सर्विस क्लास में वो डीआई को परफॉर्म करे, उसमें इंजेक्टेड हो, वो अवेलेबल रहे उसको यूज करने के लिए। तो ये सब रन टाइम पे डिसाइड होगा। रन टाइम पे डिसाइड करने के लिए जो स्प्रिंग बूट इंटरनली क्या करता है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फीचर को यूज करता है। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो है इंटरनली इन पर्टिकुलरली एनोटेशन का यूज करते हैं, प्रोफाइल का करते हैं, कंडीशन का करते हैं। तो मोस्टली क्या करते हैं, सारा का सारा जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये कंडीशनल ट्रिपल एक्स मेथड, मतलब काफी सारी हमारे पास में ये मेथड है ये। तो मैं एक एक मेथड को राइट करूंगा, उससे बेटर है कि मैं देख लेता हूँ कंडीशनल क्लासेस इन स्प्रिंग बूट। तो ये 6-7 ऐसे कुछ मेथड है ये। उसका हमको जो भी इसका लिस्ट मिल जाता है तो हम उसका क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं ये। कंडीशनल एनोटेशन। ठीक है, मुझे लिस्ट नहीं मिल रहा है तो मैं वन बाय वन इसको राइट ही कर देता हूँ मैं ये। तो यहाँ पर हमारे पास में वैसे भी हम लोग क्या करते हैं कि क्लासेस पे जाते हैं, जो कि जिसका हमको कॉन्फ़िगरेशन करना है, ये जेडीबीसी का करना है ये, तो हम उसको रन टाइम पे हम खुद नहीं राइट करेंगे, ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाएगा। जस्ट हमको क्या करना है कि हमारे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को ये चीज़ पता चलना चाहिए। तो ये चीज़ पता कैसे चलेगी, तो हमें क्या करना पड़ता है कि ये इसके अंदर कुछ एनोटेशन एप्लीकेबल है, बेस्ड ऑन दैट इसको ऑटोमेटिकली ये पता चल जाते हैं ये। तो एक हमारे पास में एनोटेशन है कंडीशन ऑन क्लास। तो ये हमारे पास में है ये कंडीशन ऑन क्लास, एक ये वाला एनोटेशन है ये। कंडीशन ऑन क्लास, कंडीशन ऑन बीन, कंडीशन ऑन प्रॉपर्टी। तो सारे ये कंडीशनल बेस्ड है, क्या है ये हमारे पास में ये एनोटेशन है ये। फिर है हमारे पास में कंडीशन ऑन प्रॉपर्टी। तो कभी इंटरव्यू में पूछा जाए कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन काम कैसे करता है इंटरनली, तो तुमको बोलना पड़ेगा कि यहाँ पर कंडीशनल रिलेटेड क्या है कि एनोटेशन है, जिसके बेस पे क्या होते हैं ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इंटरनली। ये कैसे करते हैं ये, तो स्प्रिंग बूट जो है वो फाइंड आउट करता है ये सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन को। तो कैसे करता है ये फाइंड आउट ये, तो कंडीशन ऑन क्लास जो है वो क्या करता है कि हमारा क्लास पाथ चेक करता है ये। तो यदि उसको क्लास पाथ हमें मिलता है ये कंडीशन ऑन क्लास में, तो वो तभी क्या करेगा, वो
क्लास पाथ में मिलेगा तभी उसको वो कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर करेगा, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा वो ही। तो क्लास पाथ में कैसे मिलेगा? वो क्लास पाथ में मिलेगा हमारे स्टार्टर के थ्रू। जो भी हम लोग स्टार्टर को ऐड कर रहे हैं तो स्टार्टर के थ्रू ये उसके अंदर वो उसको वो मिलेगा, तब जाके क्या करेगा वो, उसको वो क्रिएट करेगा ये कंडीशनल ऑन मिसिंग बीन। पहले मैं राइट करता हूँ, बाद में फिर इसके मैं एग्जांपल भी करके बताऊंगा मैं ये। कंडीशन ऑन अवर मिसिंग बीन, तो ये हमारे पास में ये भी एक एनोटेशन है ये। फिर कंडीशन ऑन मिसिंग बीन, कोई सा दूसरा कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, वहां पर हमको मिलेगा। हम लोग एमवीसी के कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, एमवीसी रिलेटेड कोई भी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। वेब सर्वलेट, कंडीशन ऑन वेब एप्लीकेशन, कंडीशन ऑन क्लास। अब काफी सारे हमारे पास में क्या है कि ये जो कंडीशनल वाले का ये एनोटेशन है ये, और ये स्प्रिंग के 4 वर्जन वर्जन से ये वाले एनोटेशन आए, ये स्प्रिंग बूट के नहीं है, स्प्रिंग के एनोटेशन है ये। तो ये क्या करते हैं, ये एनोटेशन ये रन टाइम पे कंडीशन के बेस पे, रन टाइम पे ये क्या करते हैं, कंडीशन के बेस पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन कंडीशन। बेस्ड ऑन कंडीशन क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट को ये क्रिएट करते हैं ये। अब ये स्प्रिंग बूट इंटरनली यूज करता है ये, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब इंटरनली ऑटोमेटिकली होता है ये। तो ये प्रोफाइल एनोटेशन है, तो ये एनवायरनमेंट के लेवल पे काम करता है ये। कंडीशनल जो एनोटेशन है ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में वर्क करते हैं ये। लाइक यदि हमारा स्प्रिंग ऑन क्लास कब काम करेगा, वो चेक करेगा कि हमारा क्लास पाथ में, चेक द क्लास पाथ, चेक द क्लास पाथ, क्लास पाथ में ये अवेलेबल है कि नहीं है याली क्लास, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा ये। प्रॉपर्टी में क्या करेगा, चेक द प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमको क्या करना है कि स्प्रिंग के लेवल पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल या यामल फाइल हमको यूज करना है। प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन यामल फाइल को भी हमको यूज करना है, तो वो बिहाइंड द सीन यही काम करता है उसके अंदर ये। तो ये पर्टिकुलरली क्या करता है यहाँ पर, ये वाला एनोटेशन है, ये प्रॉपर्टी को चेक करेगा तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, तो कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा ये। कंडीशनल ऑन मिसिंग बिन, यहाँ पर क्या करता है कि ये एग्जिस्टिंग बिन को चेक करेगा ये, यदि अवेलेबल है कुछ डिफॉल्ट में तो नहीं क्रिएट करेगा एग्जिस्टिंग बिन, यदि नहीं है तो क्रिएट करेगा ये वेब एप्लीकेशन ने क्रिएट में यहाँ पर सर्वलेट को चेक करेगा ये वेब एप्लीकेशन के केस में। तो ये क्या होती है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जो भी हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क में काफी सारे ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होते हैं और कंडीशनल बेस्ड जो होते हैं वो, कि प्रॉपर्टी फाइल मिसिंग है या उसका कुछ डेटा मिसिंग है या फिर कुछ जार मिसिंग है, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं होगा, तो इंटरनली क्या है वो इसको यूज करेगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर यदि हमारा तो एडवांटेज हमको मिल गया कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो काफी लेस कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम क्या है कि यहाँ पर है, अब हम जो है स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट करेंगे इस साइड में यहाँ पर, तो हम हमारे लिए तो एडवांटेज है कि ये काफी सारा हमको डेवलपमेंट एफर्ट कम लगाने पड़ेंगे, लेकिन इंटरनली स्प्रिंग आइडेंटिफाई तो करेगा सारी कंडीशन को, जो जो उसके कॉन्फ़िगरेशन है उसको, ये तो स्प्रिंग बूट को तो
इंटरनली क्या करने पड़ेंगे, एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से स्प्रिंग बूट इजी है, बट हमको इंटरनली उसके अंदर क्या चल रहा है इसका अवेयरनेस काफी जरूरी है। इनडायरेक्टली स्प्रिंग का फंडामेंटल, उसका स्प्रिंग का कोर मॉड्यूल स्ट्रांग होना जरूरी है। बिकॉज कुछ इशू आता है तो हमको वो क्विकली अंडरस्टैंड नहीं होगा, रिजॉल्व तो हो जाएगा कैसे ना कैसे, बट हमको वो क्या होगा, क्विकली अंडरस्टैंड नहीं होगा। बिकॉज हम उसके इंटरनल फंक्शनैलिटी को नहीं आ रहे कि ये एनोटेशन कैसे काम कर रहे हैं इंटरनली। तो हम कुछ भी मिस कर देते हैं, छोटा बहुत कॉन्फ़िगरेशन या एनोटेशन, बिकॉज ऑफ लेस प्रैक्टिस। तो कुछ इशू आ जाता है हमको, ये फिर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए टाइम लगता है फिर उसके लिए, क्योंकि हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है। तो अंडरलाइन क्या है, ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो हो रहा है वो इसके बेस पे हो रहा है ये। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन किसके बेस पे हो रहा है, ये हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन का, यहाँ पर फैक्ट्री का हमारे पास में प्रॉपर्टी फाइल अवेलेबल है। बेस्ड ऑन दैट हमारा स्प्रिंग का ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इंटरनली प्रोवाइड करवा रहा है वो, उसके लिए इंटरनली ये एनोटेशन का यूज कर रहा है वो ये। तो यहाँ पर ये उसकी जार अवेलेबल होना उसके पाथ में, और प्रॉपर्टी फाइल फाइल जो है ना अवेलेबल होना उसके लिए। एप्लीकेशन प्रॉपर्टी है एप्लीकेशन वाईएमएल फाइल, जो कि उस पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगी वो। तो इंटरनली क्या है कि इन एनोटेशन का यूज होगा और हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्विकली स्टार्ट हो जाएगा ये। क्योंकि हम क्या है, काफी सारे कॉन्फ़िगरेशन से बच जाएंगे, लेकिन हमको केयरफुल रहना पड़ेगा कि यहाँ पर जो भी हम लोग स्टार्टर यूज कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम लोग प्रॉपरली प्रॉपर्टी फाइल पास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लाइक हमको लाइक हमको हम यहाँ पर जेडीबीसी का हम लोग स्टार्टर यदि हम यूज कर रहे हैं, जेडीबीसी स्टार्टर, जेडीबीसी स्टार्टर यूज कर रहे हैं विथ माई एसक्यूएल एम्बेडेड सर्वर का हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर ही। तो हमको फिर क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ पर माई एसक्यूएल का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर ये। तो हमको एडिशनली क्या है कि फिर उसको हमको मेक श्योर करना पड़ेगा उसकी प्रॉपर्टीज फाइल में, एप्लीकेशन प्रॉपर्टी फाइल में। एप्लीकेशन की जो प्रॉपर्टीज फाइल है उसके अंदर या YAML फाइल में हमको क्या करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड हमको कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे। लाइक ड्राइवर हो गया या उसका यूजर पासवर्ड, ये हमको क्या करना पड़ेंगे, मेक श्योर करना पड़ेंगे ये। बाकी हमको और कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड कोड नहीं करना है, जस्ट ये हमको मिनिमम मिनिमम ये चीज़ जो है वो रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि हम लोग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से हमको कनेक्शन लेना है ये। फिर यदि हम कुछ काफका का यूज़ करें, काफका का यूज़ करें तो फिर हमको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा उससे रिलेटेड, जो उसका सर्वर का लोकेशन है काफका में होते हैं टॉपिक। तो उसको हमको कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना पड़ता है, प्रोवाइड करवाना पड़ता है। किसमें प्रोवाइड करवाएंगे ये, एप्लीकेशन की प्रॉपर्टी फाइल में या YAML फाइल में हमको यहाँ पर ये प्रोवाइड करवाना पड़ेगा ये। तो जस्ट स्टार्टर को ऐड करना है हमको उसके, और ये प्रॉपर्टी फाइल को हमको यहाँ पर क्या करवाना है, इसमें प्रॉपर्टी फाइल में इस कॉन्फ़िगरेशन को हमको ये प्रोवाइड करवाना है। तो ये प्रॉपर्टी फाइल में हमको उसको क्या करवाना पड़ता है, यहाँ पर प्रोवाइड करवाना पड़ता है। और स्टार्टर को जस्ट हमको क्या करवाना है, ऐड करना है इसके अंदर ये। तो इंटरनली जो स्प्रिंग का जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो है ये, वो इन कंडीशनल एनोटेशन के हेल्प से वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होते हैं, जो नेसेसरी है वही क्रिएट होते हैं, लेकिन हमको क्या करना पड़ता है कि उसके स्टार्टर को ऐड करना पड़ेगा वहां पर, जो भी स्टार्टर है। और साथ में हमको उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी फाइल है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, लेस कॉन्फ़िगरेशन है, वो हमको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा यहाँ पर ये।
तो हम लोग डिपेंडेंसी से भी क्या हो जाएंगे यहाँ पर ये बच जाएंगे हमको। यहाँ पर फॉर्म में हमको डिपेंडेंसी का भी हमको लोड नहीं लेना है, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। और साथ में कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे, जस्ट हमको लेस कॉन्फ़िगरेशन देना है विद द हेल्प ऑफ आवर प्रॉपर्टी फाइल और यामल फाइल। ये हमको क्या करना है, ये प्रोवाइड ये करवाना है ये। तो तो इंटरनली स्प्रिंग बूट का जब हमारा एप्लीकेशन जब क्रिएट होता है तो रन मेथड के अंदर इंटरनली ये सब चीज़ें होती है। ये यदि उसको अवेलेबल मिलता है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करके देता है। यदि उसको नहीं मिलता है तो वो फिर नहीं करेगा, वो जितना है उतने के लिए क्रिएट कर देगा। यदि कुछ उसको नहीं मिलता है तो फिर उसके लिए क्या करेगा, वो एरर शो कर देगा। ये यदि हमने उसके ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कुछ चीजें मिस कर दी तो यहाँ पर यदि तो क्लास अवेलेबल है, प्रॉपर्टी फाइल अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर्टी फाइल अवेलेबल है तो उससे रिलेटेड कुछ एट्रीब्यूटिव अवेलेबल नहीं है, ये तो सब कुछ सही है तो क्विकली एप्लीकेशन क्रिएट होगा। अदरवाइज फिर उसमें इशू आएंगे तो कुछ ना कुछ हम मिस कर गए हैं कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे, तभी हमको इशू आते हैं ये। बट हम लोग काफ़ी बड़े कॉन्फ़िगरेशन से बच जाते हैं जो कि हमको स्प्रिंग के लेवल पे करना पड़ते हैं। तो इसके आगे हम देखते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में।